हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग D+B TGT सोशल साइंस के D+B द्वारा कराए गए सभी PYQ को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कि प्रीवियस ईयर्स पेपर को। और अब हम लोग 2018 में D+B द्वारा कराए गए जितने भी TGT सोशल साइंस के पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं और ये कंप्लीट होगा। और इसकी एक प्लेलिस्ट भी है, आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस सिद्धांत कौन सा धन निष्कासन का सिद्धांत, इसके संबंध में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, गलत बताना है। पहला कह रहा है कि इस सिद्धांत ने जो भारतीय पूंजीपति थे उनके द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया था, तो इसका पहला ही गलत है। एंड सेकंड कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने इस निष्कासन को भारत की गरीबी तथा भारत में ब्रिटिश शासन की बुनियादी बुराई का मूल कारण घोषित किया था, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड कह रहा है कि मई 1867 में नौरोजी ने सर्वप्रथम इस धारणा को प्रस्तुत किया कि ब्रिटेन भारत की मूल बहुमूल्य संपदा का निष्कासन और भारत को रक्त रंजित कर रहा है। तीसरा भी सही है। और दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत के स्वीकृत धर्माध्यक्ष प्रधानाचार्य भी रहे, तो इसके फोर्थ भी सही है, इसका सिर्फ एक गलत है। और भारत से धन के निष्कासन सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही उठाया था। इनकी एक बुक भी याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1867 में इन्होंने लिखा कि जो इंग्लैंड है वो भारत का रक्त रंजित कर रहा है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को भारत की गरीबी तथा भारत में जो ब्रिटिश शासन था उसके बुनियाद को बुराई बताया था। कांग्रेस ने सबसे पहले 1896 में कलकत्ता सेशन में इसे उठाया था और रमेश चंद्र ने अपनी बुक में धन निष्कासन को ही आधार बनाया था। नेक्स्ट है, फ्रांस के संविधान सभा के द्वारा किसको मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, तो कब होती है, ये हो जाएगा 26 अगस्त 1789 को। तो फ्रांसीसी संविधान सभा के द्वारा 26 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में एक होती है। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, मतलब कि नॉट करेक्ट बताना है। पहला कह रहा है कि महात्मा गांधी ने फर्स्ट कांग्रेस सेशन में प्रतिभागियों का व्यक्तिगत रूप से अभिवादन किया था, पूरी तरह से गलत है पहला, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि हम बाकियों की बात करें तो ऑप्शन बी कह रहा है कि इस सम्मेलन में इंदुलाल याग्निक के द्वारा संपादित किसान घोषणा पत्र और एक सामयिक बुलेटिन जारी करने का प्रयास किया था, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि इस कांग्रेस सेशन में स्वामी सहजानंद एनजी रंगा को, मतलब कि स्वामी सहजानंद को अध्यक्ष बनाया गया था तथा एनजी रंगा को महासचिव पद दिया गया था, तीसरा भी करेक्ट है। चौथा कह रहा है कि इसकी स्थापना होती है लखनऊ में अप्रैल 1936 में, जिसका नाम बदल के बाद में किया जाता है अखिल भारतीय किसान सभा, फोर्थ भी करेक्ट है। और ये स्टेटमेंट अलग से भी एक क्वेश्चन आया है। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है 1936 में, कहाँ पे होती है, लखनऊ में होती है। इसके पहले अध्यक्ष होते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी तथा फर्स्ट महासचिव होते हैं एनजी रंगा। और फर्स्ट किसान सभा के अधिवेशन से गांधी जी का कोई संबंध नहीं था, तो इसलिए इसका पहला गलत है। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जब 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलती है तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये हो जाएंगे जेबी कृपलानी। और इनकी बुक याद रखिएगा, चरखी की राजनीति, मतलब कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले ये हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। और अबुल कलाम आज़ाद ही सबसे कम उम्र के अध्यक्ष भी थे। 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही बताना है। तो इसमें 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने उच्च अधिकारियों पर गोली चलाई थी, तो इसका सिर्फ ऑप्शन डी ही करेक्ट है। यदि हम बाकियों की बात करें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपने जो उच्च अधिकारी थे जनरल बाग तथा जनरल ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है तथा 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है, मेरठ से इसकी शुरुआत होती है।
भाप के इंजन ने औद्योगिक क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाप के इंजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य मतलब कि गलत है? तो पहला कह रहा है कि भाप इंजन के पूर्व आधुनिक डिजाइन को थॉमस पॉपिन के द्वारा तैयार किया गया था। इसका पहला ही गलत है क्योंकि इसको तैयार किया था थॉमस न्यूकोमेन के द्वारा, तो इसका पहला गलत हो जाएगा। यदि हम बाकियों की बात करें तो उन्होंने उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन के साथ एक दीर्घकालीन और मुनाफे की भागीदारी सहमति समझौते पर हस्ताक्षर किया था, बिल्कुल करेक्ट है। 1769 तक जेम्स वाट ने अपने उन्नत डिजाइन पर पेटेंट हासिल किया था, ये भी करेक्ट है। और स्टीम इंजन की जो डिज़ाइन थी उसे थॉमस न्यूकोमेन ने तैयार किया था। इसका डी भी सही है, इसका केवल एक गलत है। 304 में किसने भाप से संचालित प्रथम रेलगाड़ी का दक्षिण वेल्स में एक औद्योगिक रेल लाइन पर चलाने की पहल की थी? हो जाएंगे रिचर्ड ट्रेवेथिक। नेक्स्ट है 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है कि जिस दिन मतलब कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन संपन्न हुआ और उसे पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा होती है, पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि बंगाल विभाजन करने के फैसले की घोषणा होती है 19 जुलाई 1905 को, तो इसका दूसरा भी करेक्ट है। और फोर्थ कह रहा है कि 1 सितंबर को सरकार ने घोषणा की कि जो बंगाल विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित होगी, तो इसका डी भी सही है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी ऑप्शन करेक्ट है। और बंगाल का विभाजन होता है 1905 में, तब होता है भारत का वायसराय कर्जन। और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत होती है और 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 से अनवरत भूख हड़ताल की शुरुआत की थी, किस लिए? तो वो सांप्रदायिक पंचायत मतलब कि कम्युनल अवार्ड के विरोध में शुरू की थी। लंदन में होता है गोलमेज सम्मेलन, इसके परिणाम स्वरूप भारत में सांप्रदायिक पंचायत 1932 के रूप में सामने आता है। इसके तहत जो हरिजन थे उनको हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें विधानसभा में आरक्षण दिया गया। इसी के विरोध में गांधी जी ने अनशन शुरू किया था और जब गांधी जी ने ये अनशन शुरू किया तब वो जेल में थे और तब गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में ये समझौता होता है और उससे सांप्रदायिक पंचायत का अंत होता है। नेक्स्ट है 1920 के दशक के शुरुआती समय औपनिवेशिक भारत में औद्योगिक संगठनों के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण दशक था। इस संबंध में कौन सा गलत है? GD बिरला तथा पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे कई पूंजीपतियों ने औपनिवेशिक ब्रिटिश सरकार के साथ प्रभावी रूप से वार्ता करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्यिक औद्योगिक हितों की सुरक्षा करने की दिशा में राष्ट्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना की थी, पहला करेक्ट है। नेक्स्ट है इन प्रयासों की परिणति 1927 में भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर्स परिसंघ के गठन के रूप में होती है, जिसमें भारत के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व शामिल था, तो इसका दूसरा भी सही है। एंड लास्ट कह रहा है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर्स परिसंघ मतलब कि फिक्की को शीघ्र ही ब्रिटिश सरकार तथा भारतीय जन समुदाय ने सामान्य तौर पर मान्यता प्रदान की, जो कि उस समय की प्रमुख राय के साथ साथ भारतीय पूंजीपति जो वर्ग था उनके भीतर की समग्र सहमति का भी प्रतिनिधित्व करता था फिक्की, तो इसका डी भी सही है। तो इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई भी गलत नहीं है क्योंकि इसमें गलत पूछा था। अमेरिका में नई डील नीति मतलब कि न्यू डील कार्य योजना की शुरुआत 1929 की आर्थिक मंदी के पश्चात लागू विभिन्न सुधारों के संबंध में बताना है, तो हो जाएंगे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये संबंधित है अमेरिका की नई डील नीति से। तो 1929 से लेकर 30 के बीच में आती है आर्थिक मंदी और इसने विश्व अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया था। और आर्थिक मंदी के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति होते हैं कौन? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और इस आर्थिक मंदी से निपटने के लिए रूजवेल्ट के द्वारा अपनाई जाती है नीति, उसे कहा जाता है न्यू डील नीति। दिसंबर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पहला कह रहा है कि इस सत्र ने भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे गैर हिंसात्मक तरीकों को अपनाया था, तो इसका ऑप्शन ए ही पूरी तरह से गलत है। यदि हम बाकियों की बात करें तो इस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग हेतु प्रस्ताव पारित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ये भी करेक्ट है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ ए गलत है। और इसी सेशन में यह घोषणा होती है कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
इसीलिए हमारे भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग ने कब 1857 के विद्रोह का दमन करके भारत में शांति बहाल की घोषणा की थी? तो ये की थी जुलाई 1858 में। तो भारत में जब 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है तब 10 मई 1857 से ही मानी जाती है ये, और तब विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा करके बहादुर शाह जफर को शासक घोषित किया था। और इस टाइम पे भारत में वायसराय था कर्जन, और इसी ने 5 जुलाई 1858 को विद्रोह किया और दमन करके भारत में शांति बहाल की घोषणा की थी। बंदी जीवन बुक है जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्य पुस्तक की तरह कार्य किया। इसको लिखा किसने? ये हो जाएंगे सचिंद्र नाथ सान्याल जी। ये कई बार में पूछी गई है, ये बुक कई बार पूछी गई है इवन पीसीएस तक के एग्जाम्स में भी। 1789 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही बताना है। तो नवंबर 1789 को चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होता है, तो इसका सिर्फ डी सही है। यदि हम बाकियों की बात करें तो नेकर का निष्कासन किया जाता है 11 जुलाई 1789 को। उसके ही पहले 5 जून 1789 को जनरल असेंबली स्टेट की स्थापना की जाती है। 27 जून 1789 को तीसरे स्टेट के द्वारा नेशनल असेंबली की पदवी को अपनाया जाता है, और नवंबर 1789 में चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होता है। ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत क्यों होती है? 18वीं शताब्दी में कृषि क्रांति का होना घटित होता है, इसलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। और ब्रिटेन के पास नए औद्योगिक मशीन तथा कारखानों की स्थापना के हेतु प्रचार में पूंजी की अनवरत आपूर्ति के लिए, साथ ही ब्रिटेन के पास कोयला तथा आयरन और जैसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों की प्रचुर आपूर्ति थी, इसीलिए ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती थी। इसके तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। फ्रांस की बुनियादी वित्तीय समस्या संरचनात्मक थी। इस संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कि गलत है? पहला कह रहा है कि ना तो पुरोहित वर्ग जिनके पास भूमि का 10% हिस्से का स्वामित्व था, ना ही अभिजात वर्ग जिनके पास भूमि का कितना 25 से 30% था, ये कर नहीं देते थे। तो पुरोहित और अभिजात ये दोनों ही कर नहीं देते थे, तो इसका पहला तो सही है। फ्रांस के कई क्षेत्रों में कर जो कृषक करों को एकत्र करके तथा उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सरकारी खजाने में जमा करते थे, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि लुई सोलामे ने सर्वप्रथम नेकर को एवं तत्पश्चात टर्गत को फ्रांस की वित्तीय अव्यवस्था सुधारने हेतु वित्त मंत्री नियुक्त किया था, तो इसका ऑप्शन सी ही गलत है और इसमें गलत ही पूछा था। यदि हम फोर्थ की बात करें तो इसमें कह रहा है कि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1740 से लेकर 48 में और सप्तवर्षीय युद्ध, इसने देश को कंगाल बनाने में योगदान दिया था, तो इसका डी भी सही है। क्योंकि जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध होता है इसी का परिणाम होता है भारत में एंग्लो कर्नाटक वॉर, ठीक है, वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो इसका कौन सा गलत है? सी, क्योंकि फ्रांस के शासक लुई सोलामा ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए सबसे पहले तुर्जो को वित्त मंत्री बनाया था, ना कि नेकर को। तुर्जो को पदच्युत किया, उसके बाद नेकर को वित्त मंत्री बनाया और लास्ट में उसने नेकर को भी हटाया तथा कैलोन के वित्त मंत्री बनाया। पूर्वी बंगाल का एक बड़ा भाग 1870 के दशक और 1880 की शुरुआत के दौरान कृषि अशांति की चपेट में आया, और इस अशांति के दौर के संबंध में इनमें से कौन सा एक गलत है? तो मई 1873 में पाबना जिले में यूसुफ शाही परगना को एक कृषि लीग का गठन जमींदारों की मांग की पूर्ति हेतु किया गया था, तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। यदि बाकियों की बात करें तो दूसरा कह रहा है कि यह अशांति जमींदारों द्वारा कृषि की जोत भूमि पर लागू किराए में वैध सीमा से ज़्यादा बाहर वृद्धि करने के प्रयास के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है कि यह जो अशांति थी वह जमींदारों के 1859 के एक्ट के तहत जोत किसानों को मिलने वाले अधिभाग अधिकारों को अधिग्रहित मतलब कि हासिल करने से जोत किसानों को रोकने के प्रयास के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि जमींदारों ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए भूमि से जबरन निष्कासन किया, मतलब कि बेदखल किया करने और किसानों के फसलों तथा मवेशियों को जब्त करने के अवैध तरीकों के अलावा जोत किसानों को खर्चीले अदालती मुकदमे में फंसाने का भी प्रयास किया था, तो इसका ऑप्शन डी भी करेक्ट है। इसका केवल गलत है ए, क्योंकि पूर्वी बंगाल में जो पाबना डिस्ट्रिक्ट था वहाँ के यूसुफ शाही परगने में 1873 से लेकर 76 के बीच होता है पाबना रिवोल्ट, ये रिवोल्ट याद रखिएगा पूछा जाता है।
इसका नारा था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। और इसी विद्रोह के कारण ही पूर्वी भारत का एक बड़ा भाग 1870 से लेकर 80 के दशक में अशांत रहता है। किस ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने भारतीय शासकों के योगदान के संबंध में टिप्पणी की थी कि ऐसे शासक और शासन प्रमुखों ने तूफान के ब्रेकवाटर मतलब कि बांध के रूप में कार्य किया जो अन्यथा हमें एक बड़ी लहर में बहा ले गया होता। तो ये हो जाएंगे कैनिंग। नेक्स्ट है, इनमें से किसने यह दलील दी कि सामान्य इच्छा से समाज का संचालन किया जाना चाहिए? तो ये हो जाएंगे रूसो। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 1937 में लखनऊ में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक सत्र में जिन्ना ने यह घोषणा की कि भारत में 3 अलग अलग सत्ताएं या फिर संस्थाएं होंगी। तो कौन कौन सी? तो ये हो जाएंगी कांग्रेस, ब्रिटिश तथा मुस्लिम लीग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। साथ ही सरोजनी नायडू ने जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, लेकिन 1930 के बाद वे सांप्रदायिक होते चले गए और 1937 में उन्होंने भारत में 3 सत्ताएं कांग्रेस, ब्रिटिश तथा मुस्लिम लीग को घोषित किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। तो इनमें से कौन इन 6 अंगों में शामिल नहीं है? तो इसमें यूनिसेफ मतलब कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष नहीं शामिल है संयुक्त राष्ट्र संघ में। ट्रस्टीशिप काउंसिल, द सेक्रेटरीट एंड द जनरल असेंबली, ये सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य था विश्व में शांति स्थापित करना। मुसोलिनी ने इटली की अर्थव्यवस्था सुधारने हेतु इनमें से कौन से उपाय नहीं किए थे? तो उसने उत्पादन में सुधार करने के लिए प्रत्येक उद्योग हेतु परिषदों या फिर निगमों की स्थापना की, जिसमें फासिस्ट पार्टी के कामगार, मजदूर, नियोक्ता तथा मनोनीत वर्ग के प्रतिनिधि शामिल थे। बिल्कुल करेक्ट है। उसने कारखानों में 14 घंटे प्रतिदिन का कार्य निर्धारित किया था। तो इसका ऑप्शन बी ही गलत है। सरकार ने संपन्न मतलब कि अभिजात वर्ग पर भारी कर लागू किया था, ये भी करेक्ट है। और उसने मुसोलिनी ने कारखाना मालिकों को अपने कर्मचारियों के जीवन बीमा करने में योगदान देने हेतु भी विवश किया था। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल गलत है ऑप्शन बी। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल गलत है ऑप्शन बी, क्योंकि उसने कारखानों में 14 घंटे नहीं 8 घंटे के कार्य का समय निर्धारित किया था। किसने इस प्रसिद्ध उद्देश्य को प्रतिपादित किया कि समाजवादी क्रांति का अर्थ सब कुछ है एवं समाप्ति का कोई अर्थ नहीं, जिसका जिक्र अक्सर उदारवादी समाज में होता है? तो हो जाएंगे एडवर्ड बर्नस्टीन। 1848 के अराजक विद्रोही घटनाएं सुसंगत व्याख्या की मांग करते हैं, जिसको मार्क्स तथा एंगल्स प्रस्तुत करने के इच्छुक थे। इस उत्तेजक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें पहला कह रहा है कि अंततः यह आंदोलन वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करके एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने में सफल होने के लिए कटिबद्ध था। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि सर्वहारा वर्ग वर्तमान में कायम पूंजीपति सत्ता के प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने के लिए भी अब तैयार है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि सरकार निसंदेह रूप से मजदूर वर्ग की इस जोरदार बनावट का दमन करने का भरपूर प्रयास करेगी, जो कि निरपवाद रूप से इस शासक वर्ग का एक हथियार है। तो इसका सी भी सही है, इसके सारे ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभिक चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है मतलब कि गलत है? तो पहला कह रहा है कि जर्मनी का बेल्जियम पर आक्रमण ने फ्रांस की तटस्थता का अंत किया था। पहला ही गलत है इसका। दूसरा कह रहा है कि ब्रिटेन का इस संबंध में रुख अस्पष्ट था, चूंकि सरकार युद्ध की घोषणा करने के मुद्दे पर विभाजित मत रखती थी। तो दूसरा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि बेल्जियम एक तटस्थ राष्ट्र था। बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ कह रहा है कि इटली इस शर्त पर तटस्थ नीति पर कायम रहा कि जो जर्मनी है वह एक रक्षात्मक युद्ध नहीं लड़ रहा। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल ए गलत है। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल के इकबाल के मुस्लिम राष्ट्र के विचार के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? पहला कह रहा है कि उन्होंने दिसंबर 1930 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की बैठक में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल करेक्ट है। उन्होंने प्रारंभ में पंजाब और सिंध तथा बलूचिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांतों के प्रादेशिक एकीकरण पर आधारित एक देश के गठन का भी प्रस्ताव दिया था। ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है कि उनका एक मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना का विचार एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना थी जो भारत की सीमाओं के अंदर और उत्तर पश्चिमी
प्रांतों के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों तक सीमित थी। इसका सी भी सही है। फोर्थ कह रहा है कि इकबाल ने भारतीय मुसलमानों को एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया था। इसका डी गलत है। नेक्स्ट है, हिटलर का 1936 में स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला उतना अवसरवादी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वह इस बात से आश्वस्त था कि बोल्शेविक स्पेन जर्मनी के लिए पश्चिम दिशा से एक रणनीतिक खतरा हो सकता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान में इनमें से किसने एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी? तो जो आर्य विरोधी प्रचार था, इसी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नाजीवाद के उत्थान में वर्सेल्स की संधि, साम्यवाद का बढ़ता भय तथा नाजी जर्मनी की मूल आबादी यानी कि वह भ्रम मुक्त पीढ़ी जो कि 1920 के दशक में परिपक्व होकर तेजी से उभरा, जिसमें ट्रेंच पीढ़ी मतलब कि अतिक्रमणवादी के नेता जैसे कि स्ट्रेसर, अर्नेस्ट रोम, हेस तथा हिटलर शामिल थे। तो इन सभी की नाजीवाद के उत्थान में भूमिका थी। बोल्शेविकों की विजय तब तक अधूरी थी जब तक कि विंटर पैलेस अस्थायी सरकार के कब्जे में था। क्यों? क्योंकि वह केरेंस्की सरकार का कार्यालय था। नेक्स्ट है, प्रमुख गवर्नर जनरल है और उनका सही आरोही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे पहले आता है लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से लेकर 28 तक। फिर आता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेकर 1835 तक। और उसके बाद आता है ऑकलैंड 1836 से 1942 तक। एंड आता है फिर लॉर्ड एलनबरो 1842 से लेकर 44 तक। नेक्स्ट है, प्रमुख घटनाएं दी गई हैं। तो ब्रिटेन के समक्ष हिटलर ने एक शांति प्रस्ताव पेशकश किया था 19 जुलाई 1940 को। नॉर्वे का आत्मसमर्पण होता है 10 जून 1940 को। फ्रांस का आत्मसमर्पण होता है 22 जून को। और वर्साई का पतन तथा पोलैंड का आत्मसमर्पण होता है सबसे बाद में 27 सितंबर 1939 को। 1882 के निम्नलिखित में से कौन से देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया था? तो हो जाएगा जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा इटली। तो जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अलग थलग रखना चाहता था और इसी उद्देश्य से बिस्मार्क ने 1879 में ऑस्ट्रिया के साथ एक रचनात्मक ट्रीटी करी और आगे चलकर 1882 में इस द्वैध संधि ने और आगे चलकर इस ट्रीटी में इटली भी शामिल होता है। इसके विचार सामूहिक रूप से एक आलेख में प्रकाशित किए गए जिसका शीर्षक था जर्मन विचारधारा। तो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। रूस में 1917 की क्रांति के पश्चात गठित अस्थायी सरकार किसानों में असंतोष की लहर फैलाने में असफल रही। क्यों? क्योंकि किसानों को इस बात का एहसास हो गया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के प्रति गंभीर नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है क्योंकि इस अस्थायी को एक निम्न प्रचलित समूह मतलब कि द मेंशेविक चला रहे थे। ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ कह रहा है कि किसानों का विद्रोह दिन प्रतिदिन प्रबल होता जा रहा था। तो इसके सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। लेनिन के द्वारा रचित संग्रह लेटर्स फ्रॉम अ फॉर मार्च 1917 में लिखे गए थे स्विट्जरलैंड में। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में संचालित डासिज्म का इनमें से कौन एक विशेषता नहीं है? तो देश और शासन का देव महिमा मंडन ये तो है, लेकिन लोकतंत्र की स्थापना की दिशा में सुस्त उपाय लागू करना यही डासिज्म की विशेषता नहीं है। वो राष्ट्र की संप्रभुता की बात करता है, राष्ट्र की संपूर्ण संप्रभुता के साथ ही नागरिकों के कर्तव्यों के अनुपालन पर जोर देता है। इटली द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल होता है? ये हो जाएगा 10 जून 1940 को। हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत के रूप में इनमें से कौन प्रचलित है? तो ये हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना। ये कहा गया था सरोजनी नायडू जी के द्वारा। अब हम बात करेंगे पार्ट थर्ड की, जिसमें पहला है इनमें से कौन भारत की एक खनिज पट्टी नहीं है? तो जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वह खनिज पट्टी नहीं है। छोटा नागपुर पठार, दक्षिण परिप्रेक्ष्य मतलब कि सदर्न रीजन एंड ईस्टर्न रीजन की सभी खनिज पट्टी में शामिल है। इनमें से कौन सा विकल्प व्यास नदी का उद्गम है? तो व्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। तो व्यास नदी ये रोहतांग पास के निकट व्यास कुंड से निकलती है और यह हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। नदी की लंबाई याद रखिएगा 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे कि पार्वती, हुरला तथा तीर्थन नदी। तीर्थन नदी पूछी जाती है हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। इनमें से कौन से
विकल्प में पृथ्वी की सतह पर विद्यमान संपूर्ण जल की मात्रा का उच्चतम परसेंटेज समाहित है, तो ये हो जाएगा आइस कैप्स, हिम शिखर। यदि हम पृथ्वी के जल की वितरण की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा है महासागरों में 97.25, फिर उसके बाद आता है हिमानियों या हिम टोपियों में, फिर भूमिगत जल, और उसके बाद झीलों में आता है। तो ये 4 अच्छे से याद रखिएगा। वायुमंडल में उनके परसेंटेज, आयतन मतलब हाई टू लो, इनके आधार पर वायुमंडल के जो स्थायी गैसें हैं उनका सही क्रम बताना है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है मिलेगा नाइट्रोजन मतलब N2, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, फिर आता है आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन हीलियम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा विकल्प 15 फरवरी 2000 को घोषित राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का एक तात्कालिक उद्देश्य नहीं था? तो अस्पताली चिकित्सा उपचार करना, यही राष्ट्रीय जनसंख्या से संबंधित नहीं था, जनसंख्या नीति से। वो चाहते थे चाइल्ड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गर्भ निरोधक उपाय मतलब कि कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि गलत है। इनमें से किस राज्य की वर्ष 2015-16 में लौह अयस्क के उत्पादन में उच्चतम परसेंटेज की हिस्सेदारी थी? तो ये थी कर्नाटक में। इनमें से कौन किसी स्थान की जलवायु के मुख्य नियंत्रकों में सम्मिलित नहीं है? तो देशांतर रेखाएं नहीं शामिल है। इनमें शामिल है वायुदाब तथा पवन तंत्र, महासागरीय धाराएं तथा महाद्वीपीयता। प्रमुख स्थानों के जो अक्षांश मूल्य हैं उनके संबंध में इनमें से कौन सा सही है? तो इसमें विषुवत मतलब कि इक्वेटर, ये 0 डिग्री बिल्कुल करेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ नहीं होगा, ये होगा नॉर्थ। तो इसका दूसरा गलत है। तीसरा कह रहा है कि मकर रेखा 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, इसका तीसरा भी सही है। आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट साउथ नहीं होगा, एंड अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ नहीं होगा। तो इसका सही है ओनली 1 और 3। तो विषुवत रेखा ये होगी 0 डिग्री, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, मकर रेखा ये 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, एंड आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होगा, एंड अंटार्कटिक ये होगा 66 डिग्री 30 मिनट साउथ। कुल सूचनाबद्ध क्षेत्रानुसार मतलब हाई टू लो विभिन्न प्रकार की मृदाएं दी गई हैं, इनकी उपलब्धता को उनको कालानुक्रम में लगाना है। यदि हम मृदाओं की उपलब्धता की बात करें तो सबसे ज़्यादा मिलती है लाल मृदा, फिर आती है काली मृदा, फिर पर्वतीय, एंड सबसे लास्ट में आती है डेजर्ट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? वर्तमान में गंभीर चिंता का विषय वाले प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन। बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि ओजोन, जो कि समताप मंडल में घातक अल्ट्रावायलेट रेस को अवशोषित करती है या भौमिक विकिरणों को अवशोषित करने में अत्यंत प्रभावी है जब वे ऊपरी क्षोभ मंडल में विद्यमान होते हैं। तो इसका दूसरा गलत है, इसका सही है ओनली 1। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं ये पृथ्वी के वातावरण या फिर जलवायु में परिवर्तन करती हैं, साथ ही भूमंडलीय ऊष्मन के लिए भी उत्तरदायी होती है, मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट है एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एल नीनो मतलब कि चाइल्ड क्राइस्ट है। एल नीनो को कहते हैं बाल यीशु मतलब कि चाइल्ड क्राइस्ट, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह एक गर्म महासागरीय धारा है एल नीनो, जो कि पेरू के तटीय क्षेत्रों के किनारे से होकर सामान्यतः कब दिसंबर माह से प्रभावित होता है, दूसरा भी करेक्ट है। भारतीय मानसून भी एल नीनो से प्रभावित होता है, तो इसका तीसरा भी करेक्ट है। इनमें से किस भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति होती है? तो ये होती है अरबी भाषा से। इनमें से किस जलाशय पिंडों में सबसे उच्च खारापन पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेक पॉन्ड, कहाँ पे है? टर्की में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन चट्टानों के विषय में सही नहीं है? पहला कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से से निकले मैग्मा तथा लावा से मिलकर होता है, बिल्कुल करेक्ट है पहला। दूसरा कह रहा है कि पृथ्वी भूपर्वती का निर्माण उन चट्टानों से मिलकर होता है जो कि एक या एक से अधिक खनिजों का संग्रह करती हैं, तो इसका दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है कि अवसादी चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहते हैं, तो इसका तीसरा ही गलत है, क्योंकि प्राइमरी नहीं सेकेंडरी मतलब कि द्वितीयक चट्टानें होती हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। फोर्थ कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौजूद चट्टानें आग्नेय, अवसादी तथा रूपांतरित, ये सभी अनाच्छादित एजेंट के प्रभाव से अनावृत होकर अलग अलग आकार के टुकड़े में टूटते हैं, ये तीनों चट्टानें। तो इसका डी भी सही है, इसका केवल गलत है ऑप्शन सी। सूर्य का निर्माण निरंतर गतिमान गैसीय बादलों द्वारा हुआ था, जिसे कहते हैं नेबुला।
नेक्स्ट है, इनमें से भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगी नंगा पर्वत। और यह किस हिमालय में है? वृहद है या फिर महान या फिर ग्रेट हिमालय में है। और यह सिंधु नदी के दक्षिण में है तथा अस्तोर की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। लेकिन इसमें D+B के द्वारा माना गया है ऑप्शन ए मकालू। मकालू कहाँ पे है? ये नेपाल में है। नेक्स्ट है, अवसादी शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो ये हुई है सेडिमेंट से। सेडिमेंट मतलब कि क्या होता है? अवसाद, जो जमा होता है, तो उसी से उत्पन्न होती है अवसादी शब्द। पृथ्वी के जलमंडल के भीतर जल का विभिन्न रूपों में प्रवाह होता है, उसी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब कि जलीय चक्र। नेक्स्ट है, धरती से आगे बढ़ते समय निम्नलिखित आरोही क्रम में रखें। यदि बढ़ते की बात करें धरती से, तो सबसे पहले आएगा क्षोभ मंडल, मतलब कि सी, फिर उसके बाद आएगा समताप मंडल जिसमें पाई जाती है ओजोन परत, और उसके बाद आती है आयन मंडल। तो इसका हो जाएगा 3, 2, 1, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब कि गलत है? अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय सिद्धांत की विचारधारा को वर्ष 1912, मतलब कि 1912 में प्रतिपादन किया था। बिल्कुल करेक्ट है। सारे महाद्वीपों ने मिलकर एक महाद्वीपीय खंड का निर्माण किया था जो कि एक बृहद महासागर से घिरा था। तो इसका दूसरा भी सही है। और इस जो महाद्वीप था उसको पैंजिया कहा गया, तथा जो महासागर था, मतलब कि जो टेथिस सी था, उसको पैंथालासा कहा गया। तो इसके तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अब हम बात करेंगे पार्ट 4 की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, स्वरोजगार और प्रतिभा उपयोग, मतलब कि सेतु की स्थापना निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत होती है? तो ये होती है नीति आयोग के अंतर्गत। नेक्स्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, मतलब कि भारत से पण्य निर्यात योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2015 से, पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि यह एक प्रमुख निर्यात योजना है जो कि भारत में निर्मित या फिर भारत में उत्पादित अधिसूचित माल के निर्यात को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। सेतु, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि उच्च खपत के कारणवश जो कृषि उत्पाद हैं उनको इस योजना में शामिल नहीं किया गया। तो इसका ऑप्शन सी गलत है, इसका सही है ओनली 1 और 2। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो ये हो जाएगा उनकी आबादी के अनुपात में सीटें हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के पहले संविधान का गठन, जिसे भारत के लोगों को समर्पित किया गया था, उसको संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था कब? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, या फिर अंगीकृत किया गया था, लेकिन लागू किया गया कब? 26 जनवरी को। सुनामी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सुनामी शब्द कोरियाई शब्द सू से लिया गया है, जिसमें सू शब्द का अर्थ बंदर का, तथा नामी का अर्थ लहर। पूरी तरह से गलत है इसका ये। दूसरा कह रहा है कि सुनामी का जो आयाम होता है, मतलब कि तरंग दैर्ध्य होती है, वेव लेंथ होती है, ये समुद्र के अपतटीय क्षेत्र में अत्यंत छोटा होता है, जबकि समुद्र के भीतर काफ़ी प्रबल होता है। तो इसका दूसरा करेक्ट है, पहला गलत है। पहला गलत है क्योंकि सुनामी कोरियाई भाषा से नहीं लिया गया, ये लिया गया है जापानी से। नेक्स्ट है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है। तो ये अपने सदस्यों में छोटे बचतों को बढ़ावा देता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लिमिटेड आनुषंगिक कंपनी है, तो ये हो जाएगी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत वाले दिन प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। तो संविधान का आर्टिकल 87 इसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसी के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव, जब भी कोई आम चुनाव होगा उसके बाद जो पहला सत्र होगा उसके आरंभ में, और प्रत्येक वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसके आरंभ में, साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है राष्ट्रपति। संविधान का 44th अमेंडमेंट एक्ट किससे संबंधित है? तो इससे जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मूल अधिकार था, फिर बाद में उसको समाप्त किया गया और कानूनी अधिकार बनाया गया। और अब जो संपत्ति का अधिकार है 300A में है एक विधिक अधिकार। नेक्स्ट है संसदीय शब्दावली, मतलब कि पार्लियामेंट्री वर्ड, या एक प्रकार की प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें सर्वोच्च शक्ति होती है संसद में। नेक्स्ट है, भारत में संसद के एक सत्र और दूसरे सत्र के मध्य अंतराल अधिकतम कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 6 मंथ्स का।
संविधान का आर्टिकल 85 इसमें संसद की अवधि का जिक्र है और 85(1) कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करता है। तो बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन उसके एक सत्र की जो अंतिम बैठक होगी और जो आगामी सत्र की पहली बैठक होगी उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। इसमें कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य की विधानसभाओं के चुने हुए मतलब कि निर्वाचित मेंबर होते हैं। इसमें मनोनीत मेंबर शामिल नहीं होते हैं। और इस निर्वाचक मंडल का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 54 में। साथ ही इसमें दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। नई स्वास्थ्य नीति की शुरुआत इनमें से कब की गई थी? तो ये की गई थी 2017 में और ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, न्यू मैंगलोर पत्तन को भारत का कौन सा पत्तन घोषित किया गया था? तो ये किया गया था 9th। भारतीय संविधान, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान की बात करता है तब थे 395 आर्टिकल। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो पहला कह रहा है कि जो बैंक है इसका स्थायी ब्याज दर एक ऐसा ब्याज दर है जो कि संपूर्ण ऋण या फिर जमा अवधि के दौरान बदलता रहता है। तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। तो जो बैंक हैं इनका स्थायी ब्याज दर एक ऐसा ब्याज दर है जो कि संपूर्ण ऋण या फिर जमा अवधि के दौरान बदलता नहीं है, मतलब कि अपरिवर्तित रहता है। तो इसलिए इसका पहला गलत है। किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श पे होगी? तो ये हो जाएगा उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर। और ये है संविधान का अनुच्छेद 217। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन राज्य के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट है, भारत की न्यायपालिका के विषय में इनमें से कौन सा सही है? तो अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे, ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ कह रहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट विधायिका तथा कार्यकारिणी दोनों के प्रभाव से मुक्त होगा। बिल्कुल करेक्ट है फोर्थ भी। इसका सिर्फ एक गलत है क्योंकि अनुच्छेद 122 नहीं 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा उसके गठन का प्रावधान है। 122 में शक्ति पृथक्करण की भावना के अनुरूप न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कि गलत है? तो CACP की स्थापना एक संतुलित और समेकित मूल्य ढांचे का निर्माण करने के विचार से किया गया तथा उसे 23 कृषि फसलों पर मूल्य नीति पर अपना सुझाव देने हेतु अधिकृत किया गया। पहला करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि CACP प्रत्येक वर्ष अपनी सिफारिशें मूल्य नीति की रिपोर्ट में के रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसका दूसरा भी सही है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें पूछा था कौन सा गलत है। हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 119 देशों में भारत का स्थान कौन सा था? तो ये करंट बेस्ड क्वेश्चन था और तब इसमें थी रैंक 100। लेकिन यदि हम अभी बात करें करंट की, तो करंट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 105। नेक्स्ट है, बात करेंगे पार्ट 5 की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत है? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष चुना था। तो इसका ऑप्शन भी गलत है क्योंकि 9 दिसंबर को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना था। तीसरा कह रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के सबसे उम्रदराज नेता थे। बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि 24 जनवरी 1950 संविधान सभा का आखिरी दिन था। तो इसका डी भी करेक्ट है। इनमें से कौन सा संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो जो संसदीय सर्वोच्चता है ये संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है। न्यायालय का अधिकार, शक्तियों का विभाजन तथा दोहरी सरकार, ये तीनों ही संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन निर्वाचन आयोग के बारे में सही है? शुरुआत में चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 4 अन्य चुनाव आयुक्त थे। तो इसका पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि चुनाव आयोग के पास संसद के सभी चुनावों का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण
जिनमें राज्य विधानसभाओं तथा कार्यालयों के चुनाव तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव शामिल हैं, इनका अधिकार प्राप्त होता है। दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि क्षेत्रीय आयुक्त आम चुनाव या फिर राज्य विधानमंडल में चुनाव आयोग की सहायता के लिए चुनाव आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका तीसरा भी सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2 और 3। पहला गलत है क्योंकि शुरुआत में निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य किया था, जिसमें केवल एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी था। इनमें से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो हो जाएगा आर्टिकल 214। टीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर कौन बना था? तो हो जाएंगे टीटी कृष्णामाचारी। इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने का प्रावधान है? तो यह है आर्टिकल 324। भारतीय संघ प्रणाली इनमें से किस शक्ति का प्रयोग मूल अधिकारों द्वारा सीमित किया गया है? तो हो जाएगी विधायी। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 कहता है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो कि संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को छीनती है या फिर न्यून करती है। इस प्रकार भारतीय द्वैध प्रणाली में विधायी शक्ति को मूल अधिकारों द्वारा सीमित किया गया है। नेक्स्ट है 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके द्वारा 10वें शेड्यूल को संविधान में जोड़ा जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा एंटी डिफेक्शन लॉ, मतलब कि दल बदल निरोधक कानून। नेक्स्ट है मूल रूप से अपनाए गए संविधान में कितने भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो तब थे 22 भाग तथा 8 अनुसूचियां। नेक्स्ट है राजनीतिक पार्टियों और समूहों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है कि लोकसभा में कोरम मतलब कि सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10 संख्या के बराबर सदस्यता की न्यूनतम सदस्य संख्या रखने वाली जो पार्टियां हैं उनको संसदीय पार्टी के तौर पर मान्यता दी जाएगी। तो इसका पहला सही है। दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में ऐसी पार्टियां जिनके पास न्यूनतम 30 सदस्य हों उन्हें संसदीय समूह के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो इसका दूसरा गलत है, पहला सही है।